अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, इसराइल और हमास के दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक 20 नकाती प्लान, जिसे 2 स्टेट सोल्यूशन और खित्ते में अमन के हवाले से एक ठोस पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा था। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयान के बाद यूँ लगता है कि शायद ये प्लान आर्जी जंग बंदी की तरफ तो मामलात को ले जाए, मगर 2 स्टेट सोल्यूशन अब भी इसराइल को कबूल नहीं है, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म अपने पैगामात में वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ दे चुके हैं कि इनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के हवाले से कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ था, जबकि उन्होंने इस बात का भी इंदिया दिया कि मुस्तक़बिल में भी गज़ा के ज़्यादातर हिस्सों में इजरायली फ़ौज मौजूद रहेगी, जो कि 20 नकाती प्लान के इस पॉइंट 16 की तरदीद है, जिसमें लिखा गया है कि इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा या इसका इसराइल के साथ इल्हाक़ नहीं हो सकता और इसराइली डिफेंस फोर्सेस वक्त के साथ साथ गज़ा के इलाके इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले कर देगी। अब इसराइली वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ को इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह देखती है, इसका हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन यह मनसूबा जिसके मेजर पॉइंट्स में हमास को गज़ा से माइनस करना और गज़ा की तामीर नौ के हवाले से बातें की गई हैं, इसको सिर्फ़ इसलिए खुशाइन कहा जा सकता है क्योंकि यह वक्ती तौर पर 2 साल से जारी रहने वाली खून रेजी को रोक सकता है, वगरना ये एक 1 साइडेड प्लान है जिसमें इसराइल का अपर हैंड दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक गेट आउट शेक भी मौजूद है, जिसमें लिखा गया है कि अगर हमास मुआहदे को मुस्तरद करता है तो इसराइल को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी कि वो जो करना चाहे कर सकता है। अब ऐसा मंसूबा जिस पर सदर ट्रंप के बकौल इनको पूरी पाकिस्तानी हुकूमत की सपोर्ट मौजूद है, इसको हुकूमत के मुखालिफिन कैसे लेंगे, ट्रंप मुआहदे के खित्ते और पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात होंगे, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तजिया निगार कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं और साबिक सिफारतकार जमील खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो 20 नकाती हमने प्लान देखा है, पहली चीज़ तो ये कि सरप्राइज़ किया इसने आपको, क्योंकि इसराइल की तरफ से कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन हमने देखी है रिसेंटली, लेकिन अब आकर 2 किस्म के मौक़िफ़ हैं, नैरेटिव्स हैं। एक ये कि ये बैलेंस्ड है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी कहा गया कि एटलीस्ट जो कत्लेआम वहाँ पर हुआ है उसको रोकने का भी एक मंसूबा है और 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो भी अचीव करने का एक मंसूबा हो सकता है। और दूसरा नैरेटिव ये है कि इसराइल को बहुत ज़्यादा फ्री पास मिला और बहुत सी शिकें इस मंसूबे की ऐसी हैं जो उनको फेवर करती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बैलेंस्ड है या फिर इसमें भी जानिबदारी दिखाई देती है आपको अमेरिका की इसराइल की? जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ओवरऑल अगर आप देखें इस एग्रीमेंट को एक पर्सपेक्टिव जैसे आप कह रहे हैं कि एक तरह से ये है कि जो जेनोसाइड हो रहा है वो शायद रुक जाए टेम्परेरी तौर पे। अदरवाइज नेतन्याहू ने पहले भी कभी प्रोमिसेस को अपने पूरा नहीं किया और अभी भी उन्होंने एग्रीमेंट के बाद वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ट्रंप के बाद, उनके बाद जो उनका वीडियो क्लिप आया है, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो इस तरह से कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ट्रंप पहले भी इन्वॉल्व थे लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को, और अभी जो है चूंकि प्रेशर्स बहुत ज्यादा हो गए थे तो फिर वो उसको इंटरवीन किया और एक तरह से इसराइल को एक स्केप भी मिला है कि एक डिप्लोमेटिक एक अपनी तरफ से सक्सेस या विक्ट्री लेके जा रहा है। लेकिन एग्रीमेंट के ओवरऑल अगर आप देखें ये कोई पॉजिटिव नहीं है पैलेस्टीनियंस के लिए। मतलब आप ये समझते हैं कि इसकी इमीडिएट एक यूटिलिटी ये है कि फिल वक्त जो वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल हम देख रहे हैं वो रुक जाएगा, इसके अलावा कोई पॉजिटिव टेक अवे आपको नज़र नहीं आ रहा? जी, लॉन्ग टर्म में देखिए इतनी स्ट्रगल जो पैलेस्टीनियंस ने की है अपने होमलैंड के लिए, तो वो जब से स्ट्रगल उन्होंने शुरू की है तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं कर रहा ना। ये तो सिर्फ ये है कि जो जेनोसाइड चल रहा था, जो अभी इसराइल भी शायद थक गया बिकॉज इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म उस पर हो रहा है, विद इन इसराइल भी काफी इस पे है, और यूनाइटेड स्टेट्स की भी एक लिमिट आ गई है कि यूरोपियन अलाइज उसके जो है वो एक तरह से पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स की पोजीशन भी बड़ी ऑकवर्ड हो रही थी। तो एक तरह से उनको एस्केप दिया है नेतन्याहू को, और अगर हम देखें नेतन्याहू की हिस्ट्री तो वो इसको ऑनर नहीं करेगा और उसे ऑलरेडी कह दिया कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को कभी बनने नहीं देगा। तो ये एक टेम्परेरी रिलीफ है जो थोड़े वक्त के लिए तो जेनोसाइड को रोक सकता है, लेकिन इसके बाद क्या होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमास का हमें पता नहीं है कि वो इसको एग्री करते या नहीं करते। अगर वो नहीं करते तो फिर ये सारा प्लान तो एक तरह से जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी एग्जीक्यूशन कितनी होती है, बड़ा सवाल वो है। कामरान, इस मंसूबे की जो हम बात कर रहे हैं, अब इसकी जो टोन है उसमें तो ऑब्वियसली यही बताया जाता है और नज़र भी ये आ रहा है
कि जो ब्लेम है ज़्यादा वो तो हमास के ऊपर ही जा रहा है। कतई नज़र इस बात से कि IDF ने जो कुछ किया, 60-70 हज़ार सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई, लेकिन लिखा इसमें यह हुआ है कि अगर हमास हथियार डाल दे तो उनको आम माफ़ी दे दी जाएगी, एज इफ़ एवरीथिंग इज़ डन बाय देम। क्या समझते हैं इस मंसूबे के जो नकात हैं वो प्रो इसराइल ज़्यादा हैं या बैलेंस्ड हैं? आई थिंक इसमें बिल्कुल इजराइल के हक में ये बात ज़्यादा है, और इसमें हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पीस प्लान है ट्रंप का, ये सिर्फ ट्रंप का पीस प्लान नहीं है, बल्कि इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ और जो कई अहम अरब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल हैं। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा डिटेल से उन्होंने बताया कि बैक एंड फोर्थ बिहाइंड द सीन कितनी इसके हवाले से मीटिंग्स हुई। तो ये जो सारा प्लान है ये सिर्फ अमेरिकी सदर ट्रंप का नहीं है, बल्कि उसमें कंसेंसस शामिल है और जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं। और उस नट शेल अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहली जो बात है, हमास से ये कहा जा रहा है कि आप कंप्लीटली अनकंडीशनली सरेंडर करें और आपका मुस्तकबिल में कोई रोल नहीं होगा। ये क्लियरली एक इसमें कंसेंसस बनता आपको नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर फैक्टर है कि एक जो सूरत हाल अब डेवलप हो रही थी, अगर आप UN जनरल असेंबली का इजलास देखें तो उसमें जो इजराइल जिस तरीके से उसको इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना है, मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने उनकी स्पीच को बायकॉट किया, खुद उनके जो यूरोपियन एलाइज हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे थे। जो तस्वीर और जो मनाजिर सामने आ रहे हैं गज़ा से, क्लियरली वहाँ पर जो कत्लेआम और जो नस्ल कुशी हो रही है, तो उसमें इजराइल के जो अपने इत्तेहादी हैं अमेरिका, उनके लिए भी उनको सबको सपोर्ट करना शायद मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ आई थिंक जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे, अरब कंट्रीज़ थे, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव था, ख़ास करके पब्लिक जो है उनकी तरफ से। तो शायद ये एक दरमियानी रास्ता निकाला गया है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इसको ओन करके ये दावा करने की कोशिश करेंगी कि देखें हमने इस कत्लेआम को रुकवाया है, और फिर ओवरऑल वो ये भी कह सकते हैं कि देखें अगर इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये हमें पता चल गया है कि कितने वो ताकतवर हैं या ताकतवर नहीं हैं। तो वो शायद अब जो वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा, इसहाक डार साहब ने, कि अमेरिका को इन्वॉल्व करने का मकसद ये है कि अगर इजराइल को कोई मुल्क समझा सकता है तो वो सिर्फ अमेरिका है। तो इसलिए हम अमेरिका को कह रहे हैं कि आप लीड करें। बट ओवरऑल आई थिंक जो भी ये मंसूबा है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कितना काबिल अमल है, और हमास का जो कहना है कि अभी वो इसको स्टडी कर रहे हैं, तो लेट्स सी इसका इवेंचुअल क्या आउटकम होता है। बट इट अपीयर्स कि इसमें बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं। ऑलरेडी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत सी चीज़ों से इख्तिलाफ भी किया है। मसलन कहते हैं वो तो टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते। हिब्रू में जो उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया है तो वो अपने बात पर डटे हुए हैं और गज़ा को मुकम्मल तौर पर वो छोड़ेंगे भी नहीं। ये पॉसिबल है कि वो जो हिब्रू में उन्होंने एड्रेस किया वो सिर्फ अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, अपने अवाम है, उनकी कंजम्पशन के लिए हो, क्योंकि जो नेतन्याहू की पॉलिटिक्स रही है उसमें तो फार राइट बेंट ही है ना, तो अपने फॉलोअर्स के लिए ये सब था, या आपको लगता है कि ये एक्चुअली मीन्स इट के मंसूबा ये सब इस पे अग्री करने के बाद भी वो ये बात कर रहे हैं कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट के तस्वर को नहीं मानेंगे? देखिए, डोमेस्टिक बिल्कुल वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, और दो तरह के वहाँ पर लोग हैं। एक वो जो चाहते हैं कि जो हॉस्टेजेस हैं वो हर सूरत में रिलीज़ हों, और वो चाहते हैं कि जो भी गज़ा के अंदर जंगबंदी होनी चाहिए। दूसरे हार्ड लाइनर्स हैं जो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे के ऊपर बिलीव करते हैं। बिल्कुल वो डोमेस्टिक ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे होंगे। बट ओवरऑल अगर आप इस मुआहदे को देखें तो इजराइल जो है फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसका जो अगला मरहला है, खुद अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ये अब्राहम अकॉर्ड की एक्सटेंशन है। अगर फर्ज करें कि ये 20 नुकाती जो मंसूबा है इस पर अमल दरामद शुरू होता है, द की क्वेश्चन इज कि क्या इसका मतलब है कि जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो एक एक करके फिर इजराइल को तस्लीम कर लेंगे? इसमें इंपॉर्टेंट जो नुकता है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो मुस्लिम ममालिक की फोर्स उस पर मुश्तमिल होगी, उसको भेजने की बात की जा रही है। और आज इसहाक डार साहब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो उन्होंने इस इम्कान को रद्द नहीं किया कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान भी उस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा है कि फैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो पाकिस्तान की क़यादत है उन्होंने करना है। तो दिस मीन्स के काफ़ी सीरियस बिहाइंड द सीन इसके हवाले से चीज़ें हो रही हैं, और मेरे ख्याल में जो एक ट्रेडिशनल मुस्लिम कंट्रीज़ की या ओवरऑल पोजीशन रही है उससे हट के ये मामला चल रहे हैं। ऑल्दो
जो इंसिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी और फॉरेन मिनिस्टर भी कि नहीं जी, 2 स्टेट सोल्यूशन जो अपनी जगह पे कायम है, प्री 1967 बॉर्डर्स और अल-कुद्स अल शरीफ फ्यूचर कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, बट ओवरऑल अगर आप उस प्रैक्टिकलिटी देखें इस मंसूबे की तो लगता ही है कि बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन आपको दिखाई देती है। इस पे आदिल साहब, जो गारंटी हुआ करती है इजराइल की, वो तो शायद इंटरनेशनल सिस्टम में कोई ना दे सके सिवाय अमेरिका के, क्योंकि यूएन की तरफ से जो करारदादें हैं, या यहाँ तक कह देना कि 6 में से 5 इंडिकेटर्स पूरे हो चुके हैं जेनोसाइड के, उसके बावजूद उन पर कोई असर या फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस मरतबा आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मौजूद होना इस मुआहदे में एक गारंटी है कि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवा लेंगे, या आपको यही लगता है कि वो जब चाहेंगे विड्रॉ कर लेंगे इससे और उन्हें कोई अकाउंटेबल ठहरा नहीं पाएगा? देखिए, अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, मनवान जैसे हम कह रहे हैं, अगर ये सारे नुकात जो हैं पूरे हो जाएं तो ये किसके फेवर में जाएगा? ये तो इजराइल के फेवर में जाएगा। पैलेस्टीनियंस तो फिर भूल जाए कि उनका एक कोई सेपरेट होमलैंड होगा। फिर एक तो कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है ना कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स आएंगे, वो गवर्न करेंगे पैलेस्टीनियन को। तो पैलेस्टीनियंस तो इस चीज़ को कभी भी एग्री नहीं किया। उन्होंने 100 साल अगर इसको मज़ाहमत की है अपनी, तो वो किसी वजह से की है। यस, उसके अंदर कुछ फैक्शंस हैं जो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, हमास की तरफ से भी आ रहा है कि जी व्हाट इज एल्स देयर टू लूज, तो फिर एक फाइनल वॉर की तरफ हम जाएं। तो लगता यही है कि ये एग्रीमेंट शायद वो जिस तरह से वो चाहते हैं होगा नहीं, लेकिन अगर हुआ तो जैसे पहले हमने बात की तो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के फेवर में होगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो फिर कहेंगे कि कोई 9th वॉर है जो मैंने, या इशू है जो क्राइसिस है, मैंने रिजॉल्व करा दिया है और मुझे इसका नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और जो कंट्रीज सपोर्ट भी कर रहे हैं, यू नेवर नो कि उधर से कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह से आने भी शुरू हो जाए कि ये एग्रीमेंट बहुत जबरदस्त है, पीस प्लान, और इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बड़ा पीस आ जाएगा। होगा नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स इतने सिंपल नहीं है कि एक आउटसाइड फार्मूला ला के उस पर इम्प्लीमेंट करे और वहां की आबादी है लोग जिन्होंने इतनी सेक्रीफाइसेस किए, 65,000, उसमें 20,000 तो चिल्ड्रन खाली दे डाइड। तो पैलेस्टीनियंस जो हैं वो आई डोंट थिंक सो दे विल एक्सेप्ट दिस कॉम्प्रोमाइज के कोई आउटसाइड पावर्स आके कोई बॉडी बन जाए और उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दे और उनको कोई राइट्स भी ना हो, और आगे फ्यूचर की अनसर्टेनिटी भी हो कि उनको स्टेट अपनी सेपरेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई उसमें प्रॉमिस नहीं। और नेतन्याहू ने तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि ही विल नॉट एक्सेप्ट। तो ये मुझे लगता नहीं है कि इम्प्लीमेंट होगा। तो आदिल साहब, ये जो सेफ पैसेज वाला क्लॉज है जिसमें ये कहा गया है कि हथियार जो डाल देगा हमास की तरफ से और वो वादा करेगा कि इसके बाद में जो है वो पीसफुल मेजर्स ही लिए जाएंगे, तो वो गज़ा से जाना भी चाहते हैं तो उनको महफूज रास्ता दिया जाए। इस पे आपको लगता है कि IDF या इजराइल अग्री कर जाएगा? बिकॉज वो तो बहुत इंटॉलरेंट दिखाई दी हैं रीसेंट पास्ट में। हमास की कोई लीडरशिप हो, किसी मुल्क में बैठी हो, वो जाकर टारगेट करते हैं, एयर स्पेस वायलेट करते हैं, टेरिटोरियल वायलेशंस करते हैं, तो गज़ा से जाने की परमिशन कैसे दे देंगे वो? ये तो उनके इंटरेस्ट में होगा कि हमास के अगर जो फाइटर्स हैं जो रिबेल कर रहे हैं या कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो अगर निकल जाना चाहते हैं अपने हथियार डाल के, वो जिस कंट्रीज में जाएंगे तो ये सारे कंट्रीज जो ISF के शायद कंपोनेंट होंगी या जो सपोर्ट कर रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज, उन्हीं में जाएंगे। वो तो गारंटीज फिर उनसे लेंगे प्रॉबेबली। तो आई थिंक ये तो उनके इंटरेस्ट में होगा अगर हमास के एलिमेंट्स जाना चाहें, बिकॉज उनके लिए रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन एक विशफुल थिंकिंग है, जिन्होंने इतने अरसे तक अपनी रेजिस्टेंस की है, सेक्रीफाइसेस दिए हैं, फैमिलीज उनकी उसके अंदर कत्ले आम जो हुआ ख़त्म हो गई, तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो इस उम्मीद पे कि शायद फ्यूचर में उनको स्टेट मिल जाएगी, और वो उनको भी पता है कि इस तरह से कभी कोई प्रोमिसेस इजराइल ने पूरे नहीं किए और ना ही एक्सटर्नल पावर्स ने, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ने। बिकॉज जितना भी जेनोसाइड हुआ है जो नेतन्याहू करता रहा है, वो ग्रीन लाइट तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से थी, वो अपने तौर पे तो कर भी नहीं सकता था। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इजराइल हमास मुआहदे से मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। कामरान साहब, ये जो अब पॉलिटिकल प्रोसीजर की अगर हम बात करें, हर जगह पे उसको शुरू करना बड़ा एसेंशियल होता है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी बनेगी, अबूरी हुकूमत उसकी कायम की जाएगी, बल्दियाती इदारे भी वो चलाएँगे, इसके अलावा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स क्रिएट होगी। तो इसमें न्यूट्रलिटी रखने के लिए फिर आपको लगता है कोई इक़दामात किए जाएंगे या फिर ये एक्सटेंशन ही होगी IDF की?
इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन है जो अगर होती है तो उसमें एक टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमेटी का नाम लिया गया है, जिसमें मेजॉरिटी वो कहते हैं कि फ़लस्तीन के लोग शामिल होंगे, और उसमें फिर इंटरनेशनल एक बोर्ड होगा जो उसको ओवरसाइट करेगा। उसमें बरतानिया के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं टोनी ब्लेयर, जिन्होंने इस मंसूबे के ऊपर काफ़ी काम किया है, वो भी शामिल होंगे और इसको लीड करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप। अब अमेरिका की पॉलिसी हमें अच्छी तरह से पता है कि उसका झुकाव किस तरफ है, और फिर इनको फिर असिस्ट करें जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ के जो ट्रुप्स शामिल होंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता वही है कि क्या जो फ़लस्तीन के आवाम हैं, गज़ा के आवाम हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को वो एक्सेप्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा आई थिंक इसके हवाले से सवालिया निशान है, और ऑन द फेस ऑफ इट शायद लगता हो, क्योंकि अब जो ट्रंप हैं उन्होंने सारी जो जहाँ तक हमास का ताल्लुक है उसके लिए उन्होंने जो सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं या जो कंप्लायंस है हमास से मुतालिक वो फेंक दी है अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर, कि ये लोग जिम्मेदारी लेंगे कि ये मेक श्योर करेंगे कि हमास के फाइटर्स अगर रह भी गए हैं उनको डिसार्म करना है, अगर कोई भी अगर एक्टिविटी होगी तो दे मेक श्योर कि जी वो इस तरह की हरकत ना करें। लेकिन एज वी नो कि जो फ़लस्तीन के अवाम हैं वो इतने अरसे से जो एक हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं, तो क्या वो सरेंडर कर देंगे? ऑलमोस्ट 70,000 जो इनके फ़लस्तीन के जो शहरी हैं, ख़वातीन, बच्चे शहीद हुए हैं। और जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस 20 नुकाती अगर पीस प्लान देखें, अकाउंटेबिलिटी किधर है? जो वॉर क्राइम कमिट किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी काबीना ने, क्या इसके हवाले से कोई क्वेश्चन किया जाएगा? इसलिए आई थिंक ये मुस्लिम वर्ल्ड में ख़ास करके और फ़लस्तीन के अवाम में इसको सेल करना इतना आसान नहीं है कि आप किस तरीके से आपने नस्ल कुशी की, जेनोसाइड कमिट किया और बग़ैर इजराइल को अकाउंटेबल ठहराए आप अमन की बात कर रहे हैं और एक ऐसे मंसूबे की बात कर रहे हैं जो हैवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ इजराइल, और जिसमें फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि इसमें जो पॉइंट नंबर 19 है उसमें कहा गया है कि रिफॉर्म्स पे द वे फॉर पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड, लेकिन कौन सी रिफॉर्म्स, बड़ा एक वेग सा है, वो कब रिफॉर्म्स होती हैं? एक आइडिया उसमें यही है कि मुकम्मल तौर पर हमास को गज़ा से निकाल दिया जाए और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो टेक ओवर कर ले गज़ा को भी, और उसके बाद फिर टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। लेकिन अगेन जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो कहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जी, उनके लिए यकीनन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लियर कर दिया उन्होंने, जिसके बाद क्वेश्चन मार्क भी है इस मुआहदे की वायबिलिटी पे। एक्स एम्बेसडर जमील खान साहब ने भी ज्वाइन कर ली है। जमील साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मंसूबा बनाया गया है अभी ये प्रैक्टिकल है या नहीं? क्योंकि आपको पता है ऑस्लो अकॉर्ड से लेके अब तक रिपीटेड नेगोशिएशंस हुई, बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी सरफेस किए, लेकिन इजराइल ने ऑनर नहीं किया किसी चीज़ को। तो हमास का रिस्पांस अभी नहीं आया, उसको क्या आप समझते हैं कि किस तरह से हमास इंटरप्रेट करेगा नेतन्याहू के इस बयान को कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट को कबूल नहीं करते, लेकिन ये 20 नकाती जो मुआहदा है इस पर हम मुत्तफिक हैं? तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमास का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं? हकीकत बहुत मर्तबा तल्ख होती है। हकीकत यह है कि जिस नहज पर मामलात पहुंच गए थे उस नहज पर या तो तमाम के तमाम फलस्तीनी, जैसा कि नेतन्याहू ने कहा था कि आप इधर से शिफ्ट हो जाओ या मारे जाओ, उसका मतलब यही था। तो उसने तो कहा जॉर्डन को भी ले लो और इजिप्ट को भी कहा ले लो और सऊदी अरब को भी कहा कि इनको निकालो इधर से और हम इसको रिवेरिया ऑफ मिडल ईस्ट बनाएंगे। तो असल तो प्लान वो था ना, और ग्रेटर इजराइल का प्लान का वो हिस्सा बन जाता है। और आगे एक्सपेंशन जो कि 1897 में फैसला हुआ था जिसके तहत वतन बना। असल हकीकत तो ये है कि हमास के 20,000 अफराद मारे गए। असल हकीकत तो ये है कि 1 मिलियन पाउंड बम और बारूद चलाया गया जिसमें डिप्लीटेड यूरेनियम भी है गजा में। ये भी हकीकत है कि गजा मिट्टी का ढेर बन गया। ये भी हकीकत है कि लोग तहत से मर रहे हैं, वहां बिलबिला रहे हैं। तो अब ऐसे में जो मारूजाती हालात हैं, माहौलियाती हालात हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है, और जो इतने सारे अकाबरीन, इतने सारे ममालिक पाकिस्तान समेत जब ये मिल बैठे तो इन्होंने कुछ तो सोचा होगा कलेक्टिव विजडम के तहत। सबके सब चले मरूब भी होंगे कुछ, क्योंकि बड़ी ताकत है अमेरिका, लेकिन कुछ तो इसमें सोचा होगा कि बका देखिए ये चीजें मैंने इसीलिए इस पर रिमार्क्स मैं ये दे रहा हूं कि ये गैर मुनसिफाना मंसूबा है।
अच्छा, ये इंसाफ के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए कि जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है और वहां का यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जो सबसे अहम इस मामले में है, जिसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि ये गैर मुनसिफाना है, वो इसलिए कह रहा हूं कि 242 रेजोल्यूशन में दिया हुआ है कि इजराइल ने जो जमीनें कब्जा की हुई है 67 में वो भी छोड़ेगा, या तो और वो उल्टा हो गया मामला। तो ये भी हकीकत है ना कि उसकी पासदारी नहीं की जा रही है। तो फिर ये भी हकीकत मान ले कि ये मुनसिफाना नहीं लेकिन मुदब्बराना है, क्योंकि इतने सारे जो अकाबरीन मिले हैं उन्होंने एक मुदब्बर तरीके से सोच विचार की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत OIC बनाई गई। पाकिस्तान उसका मुहर्रिक और पाकिस्तान उसका पैटर्न मेंबर है। उसके 7वें पैराग्राफ में दिया हुआ है कि फलस्तीनियों का साथ देंगे, फलस्तीनियों का वेलफेयर, फलस्तीनियों की खुद इरादियत की बात करेंगे। यहाँ तो मामला उल्टा होता जा रहा है, फलस्तीन तो खत्म होता जा रहा था, जितना रह गया था 48 वाला फलस्तीन तो नहीं है ये। नहीं तो जमील साहब अगर तो ऐसा है, इफ इट्स दैट क्रिस्टल क्लियर, तो सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन, UAE, इंडोनेशिया और टर्की भी है, कतर भी है, मिस्र भी है, पाकिस्तान भी है, तो इन सब में से किसी को इतना बड़ा लूप होल क्यों दिखाई नहीं दिया इस मुआहदे के अंदर जो आप बात कर रहे हैं? लूप होल से मुराद जो मैं लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं, जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें अब ये भी एक आर्ग्यूमेंट है ना, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से यही मिल सकता था, ये कहा जाता है। हम तो एक आइडियल बात बेशक कर रहे हैं जी। देखिए, आइडियल बात करना फसाने में हकीकत से ज्यादा हुस्न होता है। हकीकत को बराए मसलहत अफसाना कहते हैं। हकीकत मान लें, हकीकत तो ये है कि आपके सामने बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, मिसबा खाना जो है उसमें जबा हो रहे हैं लोग, और 65,000 के 70,000 होने वाले हैं। आप कुछ नहीं कर सके। आपने क्या किया? 4 आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाया ये OIC के चार्टर के आर्टिकल 8 के मुताबिक, और आपने क्या किया? 4 मरतबा मजम्मत दर मजम्मत फिर मजम्मत और उसके ऊपर फिर मजम्मत। और क्या कर सके आप अपना सफारतकार तो बुला नहीं सकते थे वहां से। आपकी ये हैसियत तो है नहीं कि अपने फिजाओं से आप इजराइल के जहाज ना गुजरने देते। आपकी ये हैसियत तो है नहीं मिनहासुल उम्मा कि आप उनकी तिजारत पर, उनकी ट्रेड पर पाबंदी लगा सकते। तो हकीकत को जरा तस्लीम कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर या तो ये जो इस वक्त मैं भी इसका नुक्ताचीन हूं, देखिए मैं आपके सामने कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर हकीकत पसंद भी हूं। क्या मैं सारे अपने फलस्तीनी भाई और बहन मरवा दूंगा? ठीक है, इस वक्त 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। पाकिस्तान भी इसमें बड़ा अच्छा असर डाला है। पाकिस्तान क्योंकि अस्करी लिहाज से एक सबसे बड़ी कुव्वत है यहाँ तमाम मुस्लिम ममालिक में, तो क्योंकि पाकिस्तान को इसीलिए स्टेबलाइजर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना। और फिर पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स बड़े अच्छे खेले हैं, इसलिए कि वो तीनों सुपर पावर्स हैं, उनसे मरासिम बस्तवार करके रखे हुए। चाइना तो चले ठीक है, हमारा शुरू से अजल से दोस्त रहा है और रहेगा, लेकिन बाकी जो है रशिया और अमेरिका, बाकी जो बड़ी दो कुव्वतें हैं, उनके साथ भी हमारे रिश्ते इस्तेमार हैं। इंडिया को बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। तो कहने का मकसद ये कि जो अच्छी बातें हों और जो माजूराती हालात में फैसले करने पड़ते हैं, उन फैसलों को एक अदसे से नहीं देखा जा सकता। उन फैसलों को मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखा जाता है। डिप्लोमेसी नाम है, डिप्लोमेसी मल्टी लेयर्ड होती है, डिप्लोमेसी मल्टी डायमेंशनल होती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आदिल साहब, आप ये बताइए कि कुछ चीज़ें मुबहम भी हैं इसमें, जिस तरह से अब ये कहा गया है वेस्ट बैंक का, तो इस पर कोई प्रॉमिस नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पर टेरिटरी जो है उसको दोबारा से नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। फिर साथ साथ ये भी है कि जो सिक्योरिटी हदूद हैं गज़ा की, उसमें फ़ौज तैनात रखी जाएगी इज़राइल की तरफ से। तो इससे क्या इंटरप्रेट करें कि इस मंसूबे में जो एम्स हैं इज़राइल के या अमेरिका के, वो क्लियर हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली? जी बिल्कुल, देखें कंट्रोल तो इजराइल के पास रहेगा, और वो जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या ट्रांजिशन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और जो पीस बोर्ड की बात कर रहे हैं, टोनी ब्लेयर साहब जो एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये नया तो है नहीं, लेकिन ही हैज प्लेड
क्रिटिकल रोल इसको एग्रीमेंट को। तो उनकी अगर पास हिस्ट्री देखें तो इराक के अंदर वो 1 मिलियन तो लोग मरवा चुके हैं, ठीक है। आज बीबीसी पे किसी ने पूछा कि टोनी ब्लेयर के क्यों शामिल किया गया, तो एक जो एनालिस्ट थे उन्होंने कहा इसलिए कि सैटन वाज नॉट अवेलेबल, तो इसलिए टोनी ब्लेयर को जो है इस बोर्ड के अंदर शामिल कर लिया। तो उनकी एक पास हिस्ट्री देखी जाए तो उनसे कोई खैर की तवक्को तो है नहीं कि वो फलस्तीनियन के बहुत खैर ख्वाह हैं, और वो कुछ इस तरह के उनको पॉलिसीज बनाएंगे या इस तरह का कंफर्ट देंगे या उनको इस तरह की राइट्स देंगे जब फलस्तीनियन कोई अपना होल्ड बना सके अपनी गवर्नमेंट के। तो वो जो चीजें हैं जो उसके अंदर एक प्रोस्पेक्टिव रखी है कि फ्यूचर में जब स्टेबिलिटी आ जाएगी, जब हमास बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जब एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट जो है वो भी स्टेबल हो जाएगी, फिर हम सोचेंगे कि पैलेस्टीनियन को देंगे। तो हम होते कौन है ये राइट उनसे लेने वाले? जो बाकी सारे 8 कंट्रीज मिल के बैठे हैं बहुत वाइज होंगे, लेकिन who has given them the right to decide on behalf of Palestinians कि ये एग्रीमेंट है, ये एक्सेप्ट कर लो। जस्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एक मीटिंग उन्होंने बुलवाई और सबको कहा कि ये करना है आपने और आपके थ्रू करना है, और हम सब ने कहा ठीक है जी कर दे इसको। अब हम जस्टिफिकेशंस ढूंढ रहे हैं उसकी कि जी ये क्यों अच्छा है पैलेस्टीनियंस के लिए। पैलेस्टीनियंस को आई थिंक डिसाइड करना, प्रिंसिपल तो ये होता है जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनको डिसाइड करना है कि ये एग्रीमेंट उनके लिए ठीक है या नहीं है। वो एक और कॉलोनियल पावर को अपने ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, नहीं चाहते, उससे पाकिस्तान का या कतर का या सऊदी अरब का लेना देना नहीं है, ठीक है। वो एक मुसलमान के तौर पे हम कह सकते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल्स की बात है। कल को हम कश्मीर में भी इस तरह से अगर हम करें तो फिर वहां पे भी होगा। तो ये हमें सोचना होगा कि हम एज आउटसाइडर्स इसको देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं, और वो हम देख रहे हैं कि ये इजराइल को फेवर किया जा रहा है आउटराइटली। नहीं आदिल साहब, इसमें इस पर आपका क्या व्यू है कि लोग ये समझते हैं कि एक सरेंडर एग्रीमेंट बेशक इसको ना भी कहा जाए लेकिन है ये वही, इसकी साख्त, इसका स्ट्रक्चर वही है, इसकी टर्म्स और कंडीशंस भी वही हैं, तो सरेंडर एग्रीमेंट के अंदर तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कैसे होगी जब एक मिलिट्री फोर्स ने आके बम्बार्ड कर दिया, पूरा इलाका मलियामेट कर दिया, 70,000 लोगों को मार दिया, तो फिर वो इसी तरह की टर्म्स इन्फोर्स करेंगे, ये आर्गुमेंट होता है। ये सरेंडर एग्रीमेंट बाय दीज 8 कंट्रीज जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर इकट्ठे हो रहे हैं, हमास ने या पैलेस्टीनियंस ने तो अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर पैलेस्टीनियंस के जो उनकी डिफरेंट बॉडीज, इवन कोई भी ग्रुप एक्सेप्ट करता है तो हम कहें ठीक है, पैलेस्टीनियंस के कुछ फैक्शंस इसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी तक तो हम जो साइड्स पे बैठे हुए हैं जो इस तमाशे को अरसे से देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, हम उनके लिए जस्टिफिकेशंस कर रहे हैं कि उनके लिए अच्छा है। आई थिंक ये पैलेस्टीनियंस को डिसाइड करना है कि उनके लिए आगे फ्यूचर के लिए क्या है, वो लड़ना चाहते हैं अपनी राइट्स के लिए या गिव अप करना चाहते हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया। कामरान, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो दिफाई मुआहदा हमारा हुआ सऊदी अरेबिया के साथ, एक तो उसकी भी एक डायमेंशन मौजूद है। आज तो ईरान की तरफ से भी ये बयान आया, जो मुशीर हैं सुप्रीम लीडर के, उन्होंने ये कहा कि ईरान भी इसमें शामिल हो जाए मुआहदे में तो बहुत बेहतर होगा। तो एक ये एंगल के मिडल ईस्ट की जो सिक्योरिटी है उस पर कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस तो हैं सऊदी अरेबिया को भी, इसीलिए इस तरह के मुआहदे किए जा रहे हैं कि अमेरिकन गारंटी पर रिलाई नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ इस लंबी फहरिस्त में जो मुस्लिम कंट्रीज़ की है, पाकिस्तान का शामिल होना, हमारी जो मुल्क की पॉलिटिकल अपोजिशन है वो कैसे रिसीव करेगी इसको? इसके 2 पहलू हैं। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा है, बिल्कुल टाइमिंग उसकी ऐसी थी कि यही समझा गया क्योंकि अब अमेरिका जो सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करता था अरब ममालिक को, गल्फ़ कंट्रीज़ को, शायद कतर के ऊपर हमले के बाद वो इतने पुरएतमाद नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने यह मुआहदा किया। लेकिन इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप अमेरिका का रद्द अमल देखें तो उन्होंने इसके हवाले से कोई नेगेटिव रद्द अमल नहीं दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि इट इज़ परफेक्टली इन लाइन विद जो मिडल ईस्ट के हवाले से जो अमेरिका की इस वक्त हिकमत अमली है, और वो चाहते हैं क्योंकि मौजूदा जो उनकी इंतज़ामिया है कि अगर पाकिस्तान जैसा फ़ौजी एतबार से ताकतवर मुल्क सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ शेयर करता है मिडल ईस्ट के अंदर तो वाई नॉट। और फिर इसको अब क्योंकि ये जो मुआहदा हुआ है या ये जो 20 नुकाती पीस प्लान सामने आया है और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो रही है, तो अब लोग उसको इस एक्सटेंशन के तौर पर भी देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान बाकायदा इसका हिस्सा बनता है तो फिर इसका जो असल पर्पज़ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ था वो शायद इसराइल नहीं बल्कि जो ओवरऑल इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, इस तनाजुर में इसको देखा जाएगा। रही बात जहाँ तक पाकिस्तान में अपोजिशन की है, ये इसराइल वाला जो मामला है, फ़लस्तीन का इशू हमेशा से बहुत हसास रहा है क्योंकि हमारी
असूली तौर पर एक प्रिंसिपल पोजीशन रही है, टू स्टेट सोल्यूशन को हम सपोर्ट करते रहे हैं। और जब भी किसी भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होने की कोशिश की है तो जाहिर है कि उसका ना सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से बल्कि पब्लिक की तरफ से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिस्पांस आया है। लेकिन इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है। मसलन एक जो गवर्नमेंट जिसको देख रही है कि पाकिस्तान की जो पहले एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल थी, आपको पता है कि पिछले चंद सालों से बिल्कुल नीचे चली गई थी। किसी जमाने में हम बड़े लीडिंग रोल प्ले करते थे OIC में भी, अरब और मिडिल ईस्ट के इश्यूज में भी। लेकिन जो गवर्नमेंट है और जो प्रोपोनेंट्स हैं इस हक में मुआहदे के, वो तो इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि देखें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पोजीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जियो पोलिटिकल पोजीशन है वो बेहतर हुई है, उससे पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस वक्त अपने आप को पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, ट्रंप की जो भी पॉलिसी है मिडिल ईस्ट के हवाले से, बाकी जो पॉलिसी है, अलाइन करने का मकसद ये है कि जहां पर हमारे अपने की जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने वाज़े तौर पर जो भी तनकीद की जा रही है उसको मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल अपनी जो प्रिंसिपल पोजीशन है उस पर कायम है कि जो भी फ़लस्तीन का सोल्यूशन है वो टू स्टेट है और UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं। और उन्होंने हवाला भी दिया जो 8 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर ने, मुस्लिम दुनिया के, पाकिस्तान भी शामिल है, एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है और उसमें भी जिक्र किया गया है कि ये जो भी मुआहदा है, ये जो भी पीस प्लान है, इसको इन लाइन विद इंटरनेशनल जो लॉ है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक होना चाहिए। तो पब्लिकली जो भी इस वक्त ये डिस्कशन हो रही है, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिल्कुल भी हम अपनी पॉलिसी से या अपने जो प्रिंसिपल स्टांस है उससे नहीं हटे, बल्कि ये करंट सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल वे फॉरवर्ड है। बिल्कुल, और इस सिचुएशन में नैरेटिव बड़ा अहमियत का हामिल है जो गवर्नमेंट तश्कील देगी इस सारे मुआहदे पर। जमील साहब, एक तो नकाद के हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर इस पर भी कॉमेंट कर दीजिए कि जो ये गेट आउट क्लॉज है इसमें, कि अगर हमास रिजेक्ट करता है इस मंसूबे को तो फिर इजराइल की तरफ से जो भी वहाँ पर होगा डोनाल्ड ट्रंप उसको बैक करेगा। लेकिन ये नहीं लिखा कि अगर इजराइल ऑनर नहीं करता इस मुआहदे को तो फिर क्या होगा। देखिए, उसमें तो अब इसमें इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है ना, क्योंकि इसमें अभी कोई खाली ये दो तरफा मुआहदा तो है नहीं या ट्राइलेटरल तो है नहीं, यहाँ तो 10 ममालिक बीच में शामिल हो गए हैं, तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ तो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे। अगर पिछली दफा इतने ज्यादा अगर कोई एक्शन न ले सके अपने ही चार्टर के मुताबिक कि मुस्लिम ममालिक जो मेंबर ममालिक हैं OIC के, तो इस मरतबा तो उनकी अवाम उनको जाहिर है इतना प्रेशर डालेगी कि भाई आपने इस मुआहदे को कराया, आप मुख्तलिफ सरबराहान, हमारे मुल्कों के नुमाइंदे, मुसलमानों के नुमाइंदे, तो अब तो अगर इजराइल इसको नहीं कर रहा है तो फिर अपने कमर कस लें आप, तो फिर वो भी अपनी फिजाओं को बंद कर देंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई और हिम्मत नहीं है तो वो भी ट्रेड बंद कर देंगे, वो भी उनका नाटका बंद कर देंगे इस मामले में। और अगर बहुत हिम्मत हुई तो अपनी जो कि चार्टर में दिया हुआ है कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे, तमाम ममालिक के इस्लामिक ममालिक अगर चाहें तो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अपना बना सकते हैं, तो अगर हिम्मत करेंगे तो वो कर लें। लेकिन वो हिम्मत कोई अगर आने देगा उस वक्त तो ये बड़ी इंटरप्रिटेशन वाली बात है। लेकिन मैं बता रहा था कि आपको चंद चीदा नुक्ते बता दिए जाए इसमें से कि इसमें चांसेस यही है कि इजराइल के गले पर अब, क्योंकि इस बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, हमें ये इल्म है कि इजरायली लॉबी वहां बहुत इफेक्टिव है, हमें ये इल्म है कि बहुत सारे फैसले कांग्रेस में और वहां के इंस्टीट्यूशंस में, पेंटागन में, मुख्तलिफ जगहों पर वो लॉबी के इन्फ्लुएंस में होते हैं। नेतन्याहू का चौथा ये विजिट था, हर विजिट से पहले लॉबी बहुत सरगर्म हो जाती है और अपने अहदाफ के मुताबिक प्रेशराइज करती है प्रेसिडेंट को, कांग्रेस को, तमाम को। इस मरतबा भी यकीनन ये हुआ है। अच्छा, इसीलिए आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझसे अच्छा दोस्त इजराइल को आज तक नहीं मिला। देखो, मैंने गोलान हाइट, जो कि इंटरनेशनल कानून की आप बात कर रहे हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, कि जो मैंने अभी 242 का बताया है सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का, कि गोलान हाइट जो कि 67 में कब्जा किया था, जो वापस देना था, कहते हैं मैंने उसको रेगुलराइज कर दिया, इजराइल के हवाले कर दिया। फिर कहते हैं यरूशलेम, जो कि अगेन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आपने अपना सफार खाना खोल दिया वहां और बाकी मुल्कों को भी ले आए, तो वो भी। लेकिन वो अपनी तकरीर में कह दिया कि देखो ये मैंने आपको इनाम तो दिया है, मतलब अल्फाज दीगर, और उसके बाद मैं आपको अब भी सपोर्ट कर रहा हूं, अगर हमास नहीं माना तो फिर आपकी जो फिनिशिंग स्टेज पर आप जाना चाहते हैं चले जाएं। तो अब हमास में बचा क्या है? 20,000 अफराद हमास के जंगजू जो है शहीद कर दिए हैं, बाकी कितने हजार बचे होंगे? वहां तो टैंक फिर रहे हैं,
2 डिवीजन फोर्स फिर रही है। ये कोई जंग है? ये कोई मुकाबला है? यहाँ तो चंद अफराद जिनके हाथ में राइफलें हैं, एक आध रॉकेट है, उसके दुनिया के जदीद तरीन जहाज, जदीद तरीन टैंक, जदीद तरीन AI वेपनाइज जो किया हुआ AI के जरिए अपने वेपन्स को, उससे तो किधर बचेंगे? अकल और फहम भी कहती है जज्बा अपनी जगह पे दुरुस्त है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है जज्बे की। जज्बे को भी फहम और फरासत से इस्तेमाल किया जाता है ना। और ये जो 10 ममालिक हमारे अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक है, आपने तकरीर सुनी होगी, यकीनन आपके नाजरीन ने भी सुनी होगी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की, और उसने कितने बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ कहा कि अगर फलस्तीन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हम, तो फिर हमें इजराइल को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। और तमाम 20 पॉइंट का मंबा यही है कि इजराइल चाहेगा कि इजराइल को आइंदा कभी कोई खतरा ना हो फलस्तीन से या इन तमाम ममालिक से। तो उसकी गारंटी के लिए वो जो 20 पॉइंट के चीदा जो बात है उन्होंने कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि कोई अल्टरनेटिव था इस मिसबाह खाने को फिलहाल ब्रेक लगाने के लिए? 2 साल से जेनोसाइड हो रहा है। ICI कह चुकी है ये जेनोसाइड, आप पर मैं तो कह नहीं रहे हैं, हम तो कहते रहे तब भी कोई फर्क नहीं, इस पे तो मोहर सख्त हो गई है जेनोसाइड। लेकिन कौन पूछता था अगर इसकी वजह से अच्छा है, खराब है, बुरा है, फिलहाल अगर खून खराबा बचा देता है, फिलहाल अपने पैरों पर मुसलमान मुल्क खड़े हो सकते हैं, फिलहाल अपने आप को रीग्रुप कर सकते हैं, फिलहाल ग्रेटर इजराइल से बच सकते हैं, तो बस ये हिकमत अमली है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। आप इसको ये समझे। इसमें बगल बजाने वाली तो कोई बात मुझे नजर नहीं आती कि इस पे हम बगलें बजाएं। इसमें तो जाहिर है इस हिकमत अमली जो इस्तेमाल हुई है उसके मुताबिक ही ये काम हुआ है। और ग्रेजुअल इजरायली विड्रॉल जो है वो कंडीशनल है, वो कंडीशन पूरी होगी तो होगा, वरना इजराइल का कब्जा जारी रहेगा। बिल्कुल, जो शॉर्ट टर्म इसके फ़वाइद हैं, यूटिलिटी है, फिल वक्त उस पर फोकस हो सकता है। इससे कतई नज़र के जो इतने हज़ारों सिविलियंस की जाने गई उसका इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि इंटरनेशनल लॉ इन दी एंड प्रिवेल करेगा। बहुत शुक्रिया आदिल सुल्तान सामरान यूसुफ साहब, जमील खान साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।